भारत के द्वारा की गई कुछ एक प्रमुख जल संधियों और समझौतों के बारे में बताऊंगा। ये संधियां या समझौते भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ जल विभाजन और जल व्यवस्था को सुधारने के लिए किए थे। इन संधियों का महत्व सिर्फ सिंचाई या बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देशों के बीच शांति और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं। तो आज हम एक एक करके उन्हीं संधियों को समझेंगे जिससे कि सवाल बनते हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अब हम संधियों की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ ही शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई है भारत की, वो है इंडस वाटर ट्रिटी यानी कि सिंधु जल समझौता। यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और तब से लेके आज तक ये संधि प्रभावी रूप से कायम है। इस संधि का महत्व दोनों देशों के बीच जल विभाजन को नियत करना था, मतलब कि दोनों देशों को बराबर पानी मिल सके, इसकी ये कोशिश थी। अब होता क्या है कि एक नदी है बहुत ही फेमस, सिंधु नदी, जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है, और इसके अलावा 5 और नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और झेलम। ये जो 6 नदियां हैं, इनके पानी को लेकर ही ये संधि हुई थी कि कितना पानी भारत को मिलेगा और कितना पाकिस्तान को मिलेगा। इस संधि के अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत को, और रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान को। अब देखो, अधिकतर रूप से तो दोनों देशों ने इस संधि का पालन किया है, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए थे जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में विवाद भी हुआ है। उदाहरण के लिए किशन गंगा प्रोजेक्ट और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो भारत की तरफ से शुरू किए गए थे, लेकिन इस पर पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति उठी थी। इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने पीआईसी पर दस्तखत किए थे। पीआईसी क्या है? परमानेंट इंडस कमीशन। इस पीआईसी का मतलब यह है कि ये जो संधि बनी हुई है ये हमेशा के लिए लागू रहेगी, हमेशा इसी तरीके से पानी का बंटवारा चलता रहेगा, और अगर कोई बात करनी होगी तो पीआईसी के तहत ही होगी। मतलब जितने भी वार्तालाप होंगे, जितनी भी समस्याओं को सुलझाया जाएगा, ये पीआईसी के अंडर ही सुलझाया जाएगा, विदेश में, मतलब विदेश में बैठ के आराम से बातचीत हो जाएगी। तो ये जो संधि है पाकिस्तान की और भारत की काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है, जिससे दोनों देशों को पानी मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल की तरफ मेनली भारत ने 3 संधियां की है। पहली है कोसी एग्रीमेंट, यानी कि कोसी नदी पे एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है भारत और नेपाल ने 25 अप्रैल 1954 को किया था, मतलब काफ़ी पहले किया था। सिंधु वाला एग्रीमेंट है उससे भी पहले किया था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कोसी नदी का जल है उसको नियंत्रित करना, बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना और बिजली उत्पादन करना। अब इसके लिए कुछ एक प्रमुख बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले है बांध निर्माण। अब जाहिर सी बात है, बिजली बनानी है और बाढ़ को रोकना है तो बांध तो बनाना पड़ेगा। तो इस समझौते के तहत कोसी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया था जिसको कोसी बैराज बांध कहा जाता है। इसका नाम याद रख लेना, सवाल बनता है, कोसी बैराज बांध। इसकी वजह से बाढ़ नियंत्रण हुआ है, मतलब जितना भी आपका पानी आता था, खासकर आपको पता है बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती थी कोसी नदी की वजह से, तो इसको रोकने के लिए ये बांध बनाया गया था। इसके अलावा इस नदी से जो है सिंचाई भी की होती है और इसके आसपास जो समुदाय बसे हुए हैं उनको आर्थिक फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि बांध बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आसपास रहने वाले लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, आर्थिक फ़ायदा, काम बढ़ सकता है। तो इस तरीके से एक कोसी संधि हो जाती है। इसके बाद आती है गंडक एग्रीमेंट। गंडक जो नदी है वो भी नेपाल से आती है, आपको पता है। गंडक समझौता 4 दिसंबर 1959 को नेपाल और भारत के बीच में हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि गंडक नदी पर एक बांध बनेगा और जल परियोजनाओं का निर्माण होगा, जिससे कि दोनों देशों में सिंचाई हो सके, बाढ़ नियंत्रण हो सके और विद्युत उत्पादन हो सके। अब ये सब होगा कैसे? तो इसके भी कुछ एक मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि सबसे पहले बांध और नहरें बनेंगी। इसके तहत एक बांध बनाया गया और बहुत सारी नहरें बनाई गई, जिससे कि आप नारायणी परियोजना के नाम से भी जानते हो। इससे भी सवाल बना है कि कौन सी नदी पर नारायणी परियोजना बनी थी, तो आप लिखेंगे गंडक नदी। इसके तहत बहुत सारी नहरें बनाई गई थी। नहर क्या होती है कि नदी से ही एक रास्ता और निकाल दिया जाए, जिससे कि पानी जो है एक रास्ता पकड़ के आगे बढ़े और वो पानी कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो इसको नहर कहा जाता है। इसके अलावा इस पानी से सिंचाई हो सकती है नहर की मदद से, कि जैसे भारत में बिहार है और उत्तर प्रदेश है, उसके बड़े हिस्सों की जो सिंचाई है वो गंडक नदी के पानी से ही होती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी नदी है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए। इसके अलावा इसमें बाढ़ नियंत्रण भी ज़रूरी है, वो बांध की मदद से हो सकता है कि एक बड़ा बांध बना दिया जाए जिससे आराम से बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, बाकी जो ज़्यादा पानी आएगा उसको नहरों में भेज दिया जाए। इसके अलावा बिजली उत्पादन, अब जाहिर है इतना बड़ा बांध बनाया हुआ है तो पानी भी बहुत आता है, उसकी मदद से बिजली बनाई जा सकती है, तो इस पर भी बनाई जाती है।
और लास्ट में आता है आपका पानी का वितरण। इस नदी का जो पानी है वो दोनों देशों को मिलता है। याद रखना क्या है कि दोनों देशों ने अपनी अपनी शर्तें लगा रखी है, अपने अपने नियम लगा रखे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पानी भारत में आता है और थोड़ा पानी जो है नेपाल जाता है। इसके बाद तीसरी परियोजना आती है महाकाली जल संधि। ये जो महाकाली जल संधि है ये 12 फरवरी 1996 को भारत और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य ये था कि महाकाली नदी के जल संसाधनों का संयुक्त प्रबंधन, उपयोग और विकास करना। महाकाली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। पहले इसको याद रख लो कि एक महाकाली नदी बहती है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। इसी नदी पे ये शुरुआत हुई थी इस संधि की। इसमें कुछ एक मूल बिंदु हैं, जैसे कि पानी का बंटवारा। महाकाली नदी के पानी का समान वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने अपने बीच में कुछ शर्तें लगा रखी हैं, कुछ नियम लगा रखे हैं। जैसे कि उन्होंने गंडक नदी के लिए लगा रखे हैं, वैसे इसके लिए भी लगा रखे हैं, जिससे कि थोड़ा पानी भारत को मिलता है, थोड़ा नेपाल को मिलता है। इससे होता क्या है, सिंचाई होती है और जल विद्युत पैदा होती है। मैं आपको बता दूं कि महाकाली नदी के ऊपर ही एक बहुउद्देशीय परियोजना चलती है, जिसको पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस पे क्या होता है कि इसके तहत सिंचाई भी होती है और जल विद्युत भी पैदा होती है। बहुउद्देशीय परियोजना इसीलिए इसका नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, याद रखना। इसके अलावा इससे इसका बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच में पारस्परिक सहयोग भी पैदा होता है। देखो होता क्या है कि एक ही जल संसाधन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक ही नदी को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ठीक से करना होगा। इसमें एक संयोग बना के चलना पड़ता है, तो इससे संयोग पैदा हो जाता है। तो ये वो 3 संधियां हैं जो भारत ने नेपाल के साथ की हैं: गंडक समझौता, कोसी समझौता और महाकाली नदी समझौता। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौता है ही। अब हम चलते हैं भूटान की तरफ। अब नेपाल हो गया तो भूटान भी आ जाता है। भूटान के साथ भी भारत ने तकरीबन 3 संधियां की है जो बहुत प्रमुख है। सबसे पहली है चूखा हाइड्रो पावर परियोजना। ये जो परियोजना है ये भूटान के अंदर बनाई गई है और इसका जो समझौता है भारत और भूटान ने साल 1974 में किया था, यानी कि इस पे हस्ताक्षर साल 1974 में हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भूटान के विकास के लिए जल विद्युत उत्पादन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भूटान, आपको पता है उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति। तो ऐसी स्थिति में भारत ने ये सोचा कि एक परियोजना वहाँ लग जाएगी, जिसकी मदद से क्या होगा कि वहाँ बिजली पैदा हो जाएगी और संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और इससे भूटान का फायदा भी हो जाएगा। और साथ ही साथ थोड़ी बिजली जो है भारत को भी मिल जाएगी। आपको पता है इसमें दोनों देशों का फायदा है। इसमें कुछ एक मुख्य बिंदु है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन। ये जो परियोजना है ये 3360 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत को बिजली उपलब्ध करवाती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस परियोजना से बिजली पैदा होगी, थोड़ी बिजली भूटान को मिल जाएगी और थोड़ी बिजली जो है भारत को भी मिल जाएगी। तो अच्छी खासी क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट है। इस बिजली के बदले में क्या होगा कि भारत जो है भूटान को आर्थिक मदद प्रोवाइड करेगा। अब जैसे उनके देश में परियोजना लगी है, उस परियोजना में बिजली पैदा हो रही है, उस बिजली को भारत ने भी खरीदा है और थोड़ा बहुत भूटान को भी मिला है। लेकिन जो बिजली भारत ने ली है उसके बदले में भारत भूटान को पैसा देगा, तो भूटान की अच्छी खासी मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बांध बनाया जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो नदी है उसका पानी स्लो हो जाता है और यहाँ पे आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन उनका भी ध्यान रखा गया है और कई सारी नहरें बनाई गई हैं जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके। इसके अलावा कुछ एक अन्य प्रावधान भी किए गए हैं जिसके तहत नदी को साफ़ किया जाए, नदी का जो तंत्र है उसको सही रखा जाए। तो ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत ने किया था इस समझौते के तहत। इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत और भूटान के बीच में हुई थी। भारत और भूटान ने साल 1992 में इस समझौते पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की थी और उसके बदले भूटान ने अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करने दिया था भारत को। ध्यान से समझ लो कि भारत ने पैसा दिया, पैसे की मदद की, उसके बदले में जो भूटान के जल संसाधन थे उसका उपयोग किसने किया? भारत ने किया था। 1992 में हुआ था यह समझौता। इसके तहत ऊर्जा का उत्पादन किया गया। यह प्रोजेक्ट तकरीबन 1020 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत को विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य के विकास में मददगार है। समझो कि यहाँ से बनती है बिजली 1020 मेगावाट की क्षमता के साथ। वो बिजली मेनली कहाँ यूज़ होती है? पश्चिम बंगाल के अंदर। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पश्चिम बंगाल और भूटान दोनों के लिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे अन्य प्रावधान भी किए गए, जैसे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है उसका मूल्यांकन करना, उसकी सुरक्षा करना पर्यावरण की, और बाकी लोगों के लिए अच्छे इंतजाम करना। तो ये जो योजना थी इसने भी भूटान और भारत दोनों की काफ़ी मदद की थी। इसके अलावा एक आखिरी प्रोजेक्ट और था जिसका नाम है मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो भारत और भूटान के बीच में हुआ था।
ये जो प्रोजेक्ट था इसके हस्ताक्षर 2006 के अंदर हुए थे, मतलब ये समझौता 2006 के अंदर हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत ने भूटान को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी और भूटान ने अपने जल संसाधनों का उपयोग करने दिया था। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस बार भूटान को ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा मिल रही थी, मतलब विद्युत जल ऊर्जा है वो मिल रही थी। इसके अलावा इसमें ऊर्जा उत्पादन भी शुरू हुआ, जो कि 720 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत को विद्युत जल ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा कुछ एक अन्य प्रावधान हुए थे, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव को सही से देखना, स्थानीय लोगों के लिए अन्य प्रावधान करना। तो ये बिल्कुल एक जैसी परियोजनाएं हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी 3 परियोजनाएं हो जाती हैं: चूका हाइड्रो पावर, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक और मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं बांग्लादेश। अब चूंकि भूटान पार हो गया तो बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की जो जल संधि है उसका नाम है फरक्का बैराज समझौता, जो कि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के जल के वितरण और प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित करना था। जैसा कि आपको पता है कि भारत से एक बहुत बड़ी नदी गंगा नदी जो है वो भारत से कहाँ जाती है, बांग्लादेश जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक जल संधि होना तय था, क्योंकि गंगा जो है काफी सारा पानी साथ में लेके आती है। तो इस संधि के तहत इस नदी गंगा नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है फरक्का बैराज, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गंगा नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये जो बना हुआ है फरक्का बैराज, इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं, काफ़ी सारे मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि पानी का वितरण। समझौते के अनुसार गंगा नदी के पानी का वितरण दोनों देशों के बीच निश्चित मात्रा में किया गया है और यह वितरण विभिन्न मौसमों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया गया है। कि मान लो कि बारिश ज़्यादा हो गई तो पानी ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा पानी को भी बांटना होगा और कम पानी को भी बांटना होगा, लेकिन बराबर बांटना होगा। तो पानी का वितरण बराबर होना चाहिए। इसके अलावा समयावधि, समझौता 30 साल की अवधि के लिए किया गया था, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि पहले जो समझौता हुआ था वो 30 साल के लिए था, लेकिन फिर इसको आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा साझा हित, इसका अर्थ ये है कि दोनों ही देशों का हित जो है वो बराबर देखा जाएगा। जैसे दोनों देशों की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो दोनों देशों को पानी अलग अलग मात्रा में चाहिए होगा। तो भारत अपने हिसाब से यूज़ करता है और बांग्लादेश अपने हिसाब से, और दोनों ने इस पर सहमति भी जताई है। इसके अलावा बात करें मॉनिटरिंग की, कि इसको देखता कौन है, इसका रखरखाव कौन देखता है, मॉनिटर कौन करता है इसको। तो देखो, पानी के वितरण की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि एक साथ शामिल होते थे। इसके अलावा इसी समझौते के अंदर विवाद को निपटाने के भी कुछ एक पॉइंट्स थे, जिससे कि आगे चल के कोई विवाद हो तो उसको भी निपटाया जा सके। तो ये एक अच्छा खासा समझौता था जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। फरक्का बैराज, याद रखना, फरक्का बैराज एग्रीमेंट कहा जाता है इसको। तो ये हो जाता है आपका बांग्लादेश। अब हमारे 2 देश और बचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन के साथ भी भारत का एक ही एग्रीमेंट है, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन इसको आप हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट भी कह सकते हो, जो कि 2002 का एग्रीमेंट है। इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि जो ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी है, इन दोनों की जो भी जानकारी होगी, जैसे कि जल स्तर हो गया, प्रवाहमान हो गया और दूसरा हाइड्रोलॉजिकल डाटा हो गया, वो सारा डाटा और वो सारी जानकारी ये देश एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यानी कि साझा करेंगे, जिससे कि ये दोनों का ही फायदा हो सके इसके अंदर। इसमें क्या है, जानकारी साझा करने की बात थी, और चीन के बारे में तो आपको पता ही है कि वो कितनी जानकारी साझा करता है, लेकिन ये समझौता निभाया गया है। ठीक है, समझौते के अनुसार दोनों देशों के हाइड्रोलॉजिकल जानकारी को समय समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि कोई भी बदलती परिस्थिति में तत्परता से प्रतिक्रिया की जा सके। देखो, ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी है और सतलज पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आपको पता है पंजाब जाती है नदी, हरियाणा भी जाती है, थोड़ा बहुत इसकी नहरें बनी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं ये। अब अगर इनके जल स्तर में थोड़ा सा भी बढ़ाव आ जाता है या फिर कोई ऐसी बाढ़ आ जाती है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये जो जानकारी है ये चीन शेयर करता है भारत के साथ और भारत शेयर करता है चीन के साथ, जिससे कि दोनों का काम बराबर चलता रहे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देने का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था जो भारत और चीन के बीच में हुआ था। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। भारत और म्यांमार के बीच में इंडिया म्यांमार बॉर्डर रीजन कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुआ था 2012 के अंदर। वैसे तो ये समझौता सीमा क्षेत्रीय सहयोग के लिए हुआ था, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें हुई थी, जैसे कि पानी संसाधन प्रबंधन या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग की योजनाएं चलाई गई थी। तो स्पेशली दोनों देशों में जो जल संसाधन थे उसके प्रबंधन के लिए दोनों ने योजनाएं मिलकर बनाई थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है म्यांमार को लेके। तो कौन कौन से देश हो जाते हैं?
पाकिस्तान हो जाता है, नेपाल हो जाता है, भूटान, बांग्लादेश और चीन हो जाता है, और थोड़ा बहुत म्यांमार भी हो जाता है। तो ये वो जल समझौते हैं मुख्यतः जिनसे सवाल बनते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।